नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे करें प्याज की सीधी बुआई। गेहूं की फसल में खरपतवारों की रोकथाम के उपाय। पिछले कुछ महीनों से प्याज की कीमतों में आई उछाल ने सरकार तक को हिलाकर रख दिया है। प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं और प्याज के अच्छे भाव के चलते जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे किसान प्याज की उन्नत तकनीक से खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें प्याज की सीधी बुआई, आइए जानते हैं डॉक्टर दिनेश यादव से। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हो प्याज एक ऐसी फसल है जिसकी अपने को पहले पौध तैयार करनी पड़ती है। पौध तैयार करने में किसानों को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जब पौध होती है 45 से 60 दिन बाद में खेत में लगाते हैं। आज हम आपको एक नई तकनीक के बारे में बताएंगे जो कि हमारे यहाँ जो कृषि अनुसंधान केंद्र पे चल रही है। इसमें किसानों को ये सलाह देंगे कि आप प्याज को डायरेक्ट खेत में भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की खेती के लिए मिट्टी व जलवायु के बारे में। तो प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी होने के साथ अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 अच्छा रहता है। तापमान 12 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। उस दौरान पौधे की बढ़वार होती है, लेकिन 20 से 21 डिग्री सेल्सियस बल्ब बनने के लिए और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान फसल पकने के लिए ठीक माना जाता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। प्याज की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का प्रगति, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, पूसा व्हाइट, फ्लैट एग्रीपाउंड, डार्क रेड, N53, निफाद 53, हिसार 2, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब रेड राउंड, कल्याणपुर रेड राउंड व उदयपुर 102 हाइब्रिड प्रजातियां, अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा व अर्का पीतांबर इत्यादि का चयन करके किसान खेती कर सकते हैं। इसमें जो ट्रांसप्लांट करते हैं, छोटी पौध को खेत में उखाड़ के लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मजदूरी में पैसा खर्च होता है और किसान की जो लागत है वो बढ़ जाती है। और अपना जो देश का मुख्य विजन है इस समय कृषि की लागत को कम करके किसान की आमदनी बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य है। इसको ध्यान में रखते हुए ये अनुसंधान पे कार्य किया जा रहा है और आप देख रहे हैं इसमें हमने कुछ सफलता भी प्राप्त की है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। प्याज के सफल उत्पादन के लिए खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी जांच के आधार पर ही करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन बुआई से 1 महीने पहले खेत में डालनी चाहिए। इसके अलावा यूरिया 217 किलोग्राम एवं 312 किलोग्राम फास्फोरस व 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची नाइट्रोजन को बुआई के 30 से 45 दिनों के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश के बहुत से किसान भाई प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं।
लेकिन कुछ किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए कम समय, श्रम और लागत में अधिक क्षेत्र पर प्याज के बीजों की सीधी बुआई सीड ड्रिल से करते हैं। तो ऐसी दशा में बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। बीज उपचार: बीजों को बोने से पहले थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएं। ऐसा करने से प्याज की फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। आप जो देख रहे हो, इसमें हमने बीज को लाइनों में सीधी हाथ से बुआई भी की है और आजकल तो इसकी सीड ड्रिल मशीन भी आ गई, जिससे अपने प्याज को डायरेक्ट खेत में बुआई कर सकते हैं। इसमें खरपतवार समय पर नियंत्रण हो गया तो जो पैदा होगा वो कम लागत से प्याज खेत में पैदा होगा। प्याज की सीधी बुआई विधि: इस विधि में किसान चाहे तो मजदूरों की सहायता से बीज को खेत में लाइनों में बुआई कर सकते हैं और जो किसान बड़े क्षेत्र पर प्याज की सीधी बुआई करना चाहते हैं वे सीड ड्रिल से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए आसानी से कर सकते हैं। सीड ड्रिल से खेती करने में दूरी किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इस फसल में लेने से थोड़ी एक समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार अगर इसमें समय पे कर दिया जाए, इसमें कुछ खरपतवार नाशक दवाइयाँ होती हैं, बीज बुआई करने के बाद में डालते हैं, कुछ को पहले डालते हैं। खरपतवार नियंत्रण हो गया तो आप इस प्याज में अच्छा उत्पादन ले सकते। सिंचाई: प्याज की बुआई के 20 से 30 दिन बाद खेत में हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिसके बाद आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंद बनते समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से किसान भाई सीधी बुआई करके प्याज की भरपूर पैदावार लेकर अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गेहूं की बुआई के बाद अक्सर फसल के साथ कई तरह के खरपतवार खेत में आते हैं, जो खाद, पानी, पोषक तत्वों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल उत्पादन में लगभग 25 से 35% तक की कमी हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए किसान समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं ताकि फसल की बढ़वार प्रभावित न हो और आने वाले दिनों में फसल से भरपूर पैदावार मिल सके, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर महेश कुमार से। बात करते हैं गेहूं में प्रमुख खरपतवारों का। विभिन्न प्रकार के खरपतवार गेहूं में उगते हैं। इसको मुख्य रूप से हम 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। पहला मुख्य वर्ग है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार शामिल हैं, जैसे कि कृष्णनील, जंगली पालक, हिरणखुरी तथा पार्थेनियम ग्रास। दूसरा ग्रुप है सकरी पत्ती वाला खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के सकरी पत्ती वाले खरपतवार मुख्य रूप से गेहूं का मामा, जंगली जई इत्यादि शामिल हैं। तीसरा मुख्य खरपतवार है मोथा कुल का खरपतवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के मोथा इत्यादि शामिल हैं। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है।
सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। तो इन सभी घासों का ससमय नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गेहूं के खेत में शुरू के 30 से 35 दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया जाता है तो इससे उत्पादन में 25 से लेकर 35% तक कमी देखी गई है। अतः खरपतवारों का ससमय नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। गर्मी में गहरी जुताई करके फसलों एवं खरपतवारों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे कीट रोग के अवशेष उन्हीं के साथ नष्ट हो जाए और उनकी वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। हमेशा बीज को शोधित करके बुआई किए जाए तथा बुआई से पहले बीजों की अंकुरण जांच अवश्य करें। खरपतवारों की वृद्धि जब इतनी हो जाए कि उन्हें हाथ से पकड़ा जा सके, तब उन्हें उखाड़कर इसका उपयोग आच्छादन के रूप में किया जाना चाहिए। यह अवस्था फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो किसान भाइयों, गेहूं के खेत में चूँकि अब बुआई हो चुकी है, इसलिए जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हैं उनका ही प्रयोग इसमें संभव है। बुआई के करीब 20 दिन बाद जब आप पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई के बाद जब खेत में चलने लायक स्थिति आ जाती है, आपके खेत में पर्याप्त नमी होती है, उस समय आप विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो केवल और केवल सस्ती दवा 2,4-D रसायन का प्रयोग करें। 2,4-D वेटेबल पाउडर भी ले सकते हैं, 2,4-D इथाइल ईस्टर भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी दवा हो, इसका 600 ग्राम से 1000 ग्राम सक्रिय तत्व अर्थात 0.6 किलोग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। इस दवा को हम 800 से 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खेत में हम छिड़काव करते हुए पीछे को हटते हैं, जिससे हमारे पैरों द्वारा कम से कम हानि हो खेतों में और खरपतवार नाशी दवा सीधे पौधे पर पड़े रहें। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट रहते हैं। लेकिन देखा गया है खेतों में चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती तथा मोथा कुल सभी प्रकार के खरपतवार दिखते हैं। तो जब सभी प्रकार के खरपतवार अर्थात कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हो तो ऐसे कंडीशन में हम किसी दूसरी दवा का प्रयोग करें, जैसे कि सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व को हम लेकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके लिए 800 लीटर पानी में घोल लिया जाता है और इसको बुआई के 20 से 25 दिन बाद हम खेत में छिड़काव कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हैं वो पूर्णतया नियंत्रण में आ जाते हैं। कुछ किसान भाइयों का जहाँ पे धान और गेहूं का क्रॉप रोटेशन लगातार चलता है, वहाँ पर मुख्य रूप से जंगली जई और गेहूं का मामा बहुतायत रूप से खरपतवार के रूप में देखे जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हमारी एक प्रचलित दवा है आइसोप्रोटरान। आइसोप्रोटरान का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेकर के, जो बाजार में एरिलान के नाम से भी उपलब्ध है, तो एरिलान या एरिटान जो मार्केट है में उपलब्ध है, अर्थात आइसोप्रोटरान का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व से 1.25 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा लेकर के हम बुआई के 20 से 22 दिनों बाद खेत में पर्याप्त नमी होने की स्थिति में ही हम इसको 800 से 1 लीटर पानी में घोल करके अगर खेत में छिड़काव कर देते हैं तो इससे हमारा जो है जंगली जई, गेहूं का मामा इत्यादि नियंत्रण में आ जाता है। इस प्रकार अगर हम खेत में किसान भाइयों ससमय खरपतवार का नियंत्रण के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ
गाय भैंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन खराब प्रबंधन की वजह से दुधारू पशुओं में थनैला रोग की एक बड़ी समस्या आ रही है। इस रोग से पशु की जान को तो कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन पशु अनुपयोगी हो जाता है, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान होता है। तो थनैला रोग की पहचान के लक्षण क्या है तथा इसका बचाव और उपचार क्या है, इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर रामजी गुप्ता। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि थनैला जिसके नाम से ही लगता है कि ये थन से संबंधित बीमारी है। साथ ही साथ इस बीमारी के बारे में एक चीज़ अच्छी तरह आप जान लीजिए कि लगभग जितनी भी जानलेवा बीमारी पशुओं में होती है उनके सबके टीका उपलब्ध हैं, परंतु यह एक ऐसी बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, जिसमें किसी भी प्रकार का टीका उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम बचाव अपने जानवर का करें, क्योंकि यदि हम बचाव कर लेते हैं तो जानवरों में इस तरह की समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इसमें एक और हम आपको बात बताना चाहते हैं कि जो थनैला है यह आर्थिक रूप से किसान भाइयों आपका नुकसान करती है। जैसे कि यदि किसी जानवर में थनैला हो जाता है और वह 10 लीटर दूध देता है और थनैला की वजह से यदि एक थन मर गया है तो निश्चित रूप से आपको तकरीबन 7.5 लीटर ही दूध मिल पाएगा, लेकिन वो आहार उतना ही खाएगा जितना कि वो खा रहा था। तो ये आर्थिक नुकसान आपको होता है। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है, यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इसके हम रोग के बारे में बात करते हैं तो यह 2 तरह का पाया जाता है। एक तो अधिक तीव्रता वाला और एक कम तीव्रता वाला। अधिक तीव्रता वाला आपको जो है ब्याने के पश्चात दिखाई पड़ता है। इसमें थनों का जो है आकार बढ़ जाता है, बहुत स्वेलिंग से आ जाती है, इनमें रेडनेस बढ़ जाती है तथा इनको दबाने पर थनों में दूध की जगह से खून आपको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक जो सब एक्यूट जिसको हम कहते हैं या कम तीव्रता वाला, तो ऐसी अवस्था जो है आपको दुहान के समय दिखती है। जब आप दूध देते हैं कभी कभी आपको लगता है कि जानवर के धन से दूध जो है कुछ फंस के आ रहा है। ऐसी दशा में आप तुरंत जो है जिस आयन में या जिस थन में आपको लगता है कि दूध फंस के आ रहा है, उसको तुरंत जो है छन्नी पर एक धार मार के देखें और दूध जब दुहेंगे अगर छन्नी पर किसी तरह के छिछड़े लगते हैं तो इसका मतलब है आपके जानवर में कहीं ना कहीं जो है थनैले की शुरुआत हो गई है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों इसमें बचाव की हम बात करते हैं थनैला की, तो सबसे पहले ये होता है कि अपने दुहाई का तरीका बदलें। दुहाई के तरीके में मतलब यह है कि पूर्ण हस्तविधि से दुहान करें, इसमें अंगूठा विधि का कदाप इस्तेमाल न करें। साथ ही साथ जहाँ पर हम जानवरों को बांधते हैं वह स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए। होता क्या है कि जैसे आजकल जाड़े का मौसम चल रहा है, ऐसे में किसान भाई आप जानवरों को अंदर कमरे में बांधते हैं। पहले आप सानी या चारे की व्यवस्था कर देते हैं, उसके बाद जब जानवर खा लेता है फिर आप दूध दूहने बैठते हैं। ऐसे में दूध जानवर जो रात भर अंदर बंधा रहता है, चारा वगैरह खा के वहीं गोबर भी करता है, पेशाब कर देता है, और इसके बाद जब दूध दूह करके आप हटते हैं तो वहीं पर जानवर बैठ जाता है। बैठने के कारण उसके जो है थन की छिद्र खुले रह जाते हैं और उसमें से जीवाणु या कोई भी विषाणु या कोई भी कवक आसानी से प्रवेश कर जाता है और यह जो है थनैला का कारण बनता है। आप अपने जानवरों को हमेशा धोने के पश्चात थोड़ा सा दाना या कुछ इस तरह की चीज़ डाल दें कि वो 5 से 10 मिनट तक खड़ा रहे, जिससे क्या होगा कि थन के अंदर मौजूद दूध अपने आप जो है उस छिद्र को लॉक कर देगा, फिर किसी तरह के कोई जीवाणु उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, एक और चीज़ आपको देखनी है कि जो भी आप दूध छोड़ते हैं वो पर्याप्त मात्रा में छोड़ें और इसके बाद दूध दुहने के पश्चात बछड़ा जब तक पी न ले तब तक आप वहीं रुकें और बछड़े को बांध करके जाएं, उसको इस तरह न छोड़ दें कि वह जो है थन को चुभला दे। इसके अलावा किसान भाइयों अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय से अवश्य संपर्क करें तथा किसी झोला छाप से इलाज कराने से बेहतर है कि आप रजिस्टर्ड किसी पशु चिकित्सक से ही उसका इलाज कराएं, क्योंकि इसमें जो थनैला के कारण है वो कई तरह के होते हैं। तो वो डॉक्टर साहब आकर के उसका प्रॉपर जो है परीक्षण कर लेंगे और जिसके कारण वह होगा उससे समुचित उसका इलाज करके आपके जानवर को थनैला से मुक्ति दिला देंगे।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बलारा, जिला पाली के प्रशांत कुमार ने। आपने गाजर घास के समन्वित नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जो गाजर घास है ये हमारे एक खरपतवार है और इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। ये फसलों के साथ साथ में जो मानव जाति है, पशु हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये बरसात में काफ़ी पनपती है हमारे आसपास भी। इससे मानव जाति को उससे एलर्जी होती है, त्वचा रोग होते हैं, दमा की बीमारी भी होती है इसके संपर्क में आने से। गाजर घास का, किसान भाइयों, गाजर घास का फैलाव है जो इसके जो बीजों के द्वारा होता है। जैसे अब गाजर घास खड़ी है, वो परिपक्व होने पर हवा के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, मनुष्य द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर के बीजों का प्रकीर्णन होता रहता है। तो इनके प्रकीर्णन में ये जो पशु पक्षी हैं, हवा है, इनके द्वारा इनका फैलाव होता है। गाजर घास की इस गंभीर समस्या को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। तो जिन भी किसान भाइयों के खेतों में ये गाजर घास है, अवांछित पौधा है जी, तो उसको उखाड़ करके उसको दबा दें जी। क्योंकि आई साल जो बार अपने खेतों के मेड़ पे या शहर के आसपास कहीं भी खड़ी रहती है ये, तो उसके संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर वो काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको उखाड़ करके, ये नहीं कि भाई इनको वहीं डाल दें, इनको दबाएं जिससे इनके जो बीज हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और उससे पशु भी अपने जैसे चारा गाय हैं उनमें चरने के लिए जाते हैं, तो वो भी इसके साथ साथ में संपर्क में उनको खा भी लेते हैं, तो उनमें भी गर्भपात जैसी समस्याएं बहुत हो जाती हैं। तो किसानों से यह है कि इस घास को अपन को, या जो पशुओं को जो नुकसान कर रही है या मनुष्य को नुकसान कर रही है, तो अपने इसको उखाड़ें, अपने मेड़ों से भी उखाड़ें और खेत से भी उखाड़ करके इसको दबा दें, जिससे क्या उनको एलर्जी नहीं हो, स्वास्थ्य भी सही रहे। जिन खेतों में ये जो चारा गाह हैं या और हैं, उनके जो पैराक्वेट नाम की एक खरपतवार नाशी दवा है, उसका स्प्रे करने पर ये नष्ट हो जाती है, इसके बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो पैराक्वाट है वो उस दवा का स्प्रे करें इसके ऊपर। कि सभी किसान भाई जिनके भी यहाँ मेड़ पे या खेतों में जो ये गाजर घास है, तो इसको उखाड़ करके और सभी के साथ सामूहिक रूप से इसको गड्ढा खोद के दबाएं, जिससे इसके बीज भी नष्ट हो जाएंगे और इसके काफी संख्या भी काफी हो जाएगी। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेगा। शहरों में भी एक अभियान के रूप में इनको लेकर के हम देखते हैं, काफ़ी शहरों के प्लाटों में भी काफ़ी खड़ी हुई रहती है जी। तो वहाँ पर भी ये इनको सामूहिक रूप से यदि इसको नष्ट किया जाए तो वो हो सकता है इसका मैनेजमेंट। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में उचित समय पर सिंचाई करके लें अधिक उपज। टमाटर की फसल से अधिक उपज लेने की तकनीक। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।